हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। सो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, प्रीवियस लेक्चर का हमारा टॉपिक रह गया था, दैट इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनसेड्स। हमने डिस्कस किया है पार्ट 1 में मैकेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन, फिर हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया है उसका क्या यूजेस है, फार्माकोलॉजिकल यूजेस, एंड अब जो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे दैट इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनसेड्स। ये मैं इतना डीपली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत एडवर्स इफेक्ट भी पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, साइनॉप्सिस में भी पूछा जाता है, और इन सब पे काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, राइट। इवन आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल करता है। ये बोलते हैं कि भाई एनसेड्स की कौन सी ड्रग है जो एनीमिया करती है, या कौन सी ऐसी ड्रग है जो आप बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी करती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके इस टॉपिक से बनते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्स। फर्स्ट आता है हमारा जीआईटी पे इफेक्ट करते हैं, राइट। दूसरा आता है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी इफेक्ट देते हैं। तीसरा होता है हीमोलिटिक एनीमिया क्रिएट करते हैं। फोर्थ होता है ब्लीडिंग क्रिएट करते हैं, एंड फिफ्थ प्रेगनेंसी, एंड द सिक्स्थ वन इज द रे सिंड्रोम। दीज आर द बेसिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनसेड्स, ओके। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में समझ लेते हैं, राइट। क्या क्या है। फर्स्ट आता है हमारा जीआईटी, यानी कि हमारी एनसेड्स जीआईटी पे कैसे एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ। ये हमारा स्टमक है, राइट, और इस स्टमक में क्या प्रोड्यूस होता है, HCl, राइट। तो अगर ये HCl डायरेक्टली हमारी स्टमक की सेल्स के कांटेक्ट में आएगा तो जाहिर सी बात है ये सेल्स को डैमेज कर देगा, यानी कि जो सेल वॉल है हमारी, जो हमारी स्टमक की जो वॉल है ये डैमेज हो जाएगी एसिड की वजह से, राइट। तो इसको प्रोटेक्ट कौन करके रखता है, इस स्टमक की इनर लेयर को प्रोटेक्ट कौन करके रखता है, दैट इज द म्यूकस की लेयर एक होती है। ये म्यूकस की लेयर अंदर एज अ प्रोटेक्टिव लेयर मानी जाती है या प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और ये हमारे स्टमक को HCl से प्रिवेंट करती है, राइट। अब ये म्यूकस की जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये बना कौन रहा है, दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इन्फ्लेमेशन में होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन COX-1 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूटिव भी होता है, यानी हमारी बॉडी के कई सारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो उसमें में एक ये भी है कि प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस प्रोडक्शन करता है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ताकि हमारी स्टमक की वॉल HCl से प्रिवेंट हो सके, राइट। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का यहाँ पे एक साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन है, साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन, यानी कि यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे लिए गुड है, राइट, अच्छा है। लेकिन अब जो हमारी नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स होती हैं, मैंने बताया कि दो तरह की होती हैं एनसेड्स, एक होती है सेलेक्टिव, एक होती है नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव वन जो COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करती है, राइट। उसको नहीं पता कि किसको इनहिबिट करना है किसको नहीं करना है, तो वो डायरेक्टली COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट करेगी, और COX-1 में ही आते हैं हमारे प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन, राइट, प्रोटेक्टिव। तो अब ये अगर ब्लॉक होगा इट मीन्स कि एडवर्स इफेक्ट आएंगे। तो सेम उसी में ये आता है हमारा कि प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन भी ब्लॉक हो रहा है, जो कि म्यूकस लेयर बनाने में हेल्प करता है, और जिससे कि हमारा स्टमक जो है HCl या एसिड से प्रिवेंट रहता है, राइट। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन का हमारे स्टमक में और रोल है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे स्टमक में बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज कराने के लिए हेल्पफुल होता है, मतलब एसिडिटी को भी मेंटेन करता है ताकि HCl की मात्रा ज़्यादा ना हो, बाइकार्बोनेट आयन्स रिलीज होते रहें स्टमक में, और एक जो pH है वो मेंटेन रहे। यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे स्टमक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। तो अगर हमारी ड्रग्स जो हैं जो नॉन सेलेक्टिव हैं वो COX-1 COX-2 दोनों को ब्लॉक कर रही हैं, इट मीन्स कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर रही हैं यहाँ पे भी, और जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन अगर ब्लॉक होगा तो जो म्यूकस की जो लेयर है, ठीक है, जो यहाँ पे स्टमक के अंदर जो एक वॉल है जो कि स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही है, वो भी बननी बंद हो जाएगी। और जब म्यूकस की लेयर बनना यहाँ बंद हो जाएगी, म्यूकोसल लेयर बोलते हैं उसको, और वो अगर म्यूकोसल लेयर बनना बंद हो जाएगी तो जो HCl है वो डायरेक्टली स्टमक की वॉल को डैमेज करना शुरू कर देगा, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट क्या था कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते थे, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते थे, ठीक है, लेयर इनसाइड द स्टमक, ठीक है, for prevention by HCl,
राइट। अब एनसेड्स क्या करती हैं? एनसेड्स ब्लॉक प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देंगी। सो प्रोटेक्टिव लेयर इज नॉट फॉर्म, प्रोटेक्टिव लेयर नॉट फॉर्म, ठीक है। तो अगर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है स्टमक की लेयर जो डैमेज होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे क्रिएट हो जाता है हमारा पेप्टिक अल्सर, राइट। सो दिस इज द मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स, राइट। ये बेसिकली हमारी ऐसी ड्रग्स हैं जो स्टमक के अंदर क्या करती हैं? पेप्टिक अल्सर क्रिएट करती हैं, राइट, बाय ब्लॉकिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, सो हम यहाँ पे समझ लेते हैं नॉन सेलेक्टिव, यहाँ पे ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉन सेलेक्टिव वाली ही अल्सर क्रिएट करेंगी, सेलेक्टिव वाली नहीं करेंगी। सेलेक्टिव वाली तो सिर्फ हमारी इन्फ्लेमेटरी साइट्स पे जा करके अपना एक्शन देंगी, तो वो हमारी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को हार्मफुल इफेक्ट नहीं देंगी। ओके, सो नॉन सेलेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स inhibit the cytoprotective mechanism inside the stomach, ठीक है, leads to या results in पेप्टिक अल्सर, ठीक है। ये हमने फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट समझा कि हमारी एनसेड्स जीआईटी पे क्या इफेक्ट दे रही हैं। दूसरा हमारा एडवर्स इफेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि एनसेड्स की कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जो बॉडी में रैशेस करेंगी, यूट्रिकारिया करेंगी, रेडनेस कर सकती हैं, इचिंग कर सकती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। और इसमें हमारी जो ड्रग ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी करती है वो होती है एस्प्रिन, राइट, बिकॉज एस्प्रिन ब्रेक डाउन इन किस में मेटाबोलाइज हो जाती है? सेलीसाइक्लेट में, सेलीसाइक्लेट आयन में, राइट। और ये सेलीसाइक्लेट आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर किस किस चीज के लिए? यूट्रिकारिया का मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे आपको एक रेडनेस या इचिंग या स्वेलिंग टाइप का हो जाना, ठीक है, वहां पे कुछ ऐसे इन्फेक्शंस टाइप के भी हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं यूट्रिकारिया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रिकारिया, स्वेलिंग, रेडनेस एंड इचिंग। सो ये हमारा हुआ सेकेंड एडवर्स इफेक्ट, यानी कि एनसेड्स की जो ड्रग्स है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी करती हैं। इसमें बेसिकली हमारी जो एस्प्रिन है जो कि बॉडी में जा करके सेलीसाइक्लेट आयन में कन्वर्ट हो जाती है, और एस्प्रिन इटसेल्फ एसिटिल सेलीसाइक्लिक एसिड है और बॉडी में जा करके वो सेलीसाइक्लिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो वो सेलीसाइक्लिक एसिड ही हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देते हैं, क्योंकि वो सबकी बॉडी को सूटेबल नहीं है, सबकी बॉडी उसके लिए सूटेबल नहीं होती है, राइट। तो दिस इज द सेकेंड एडवर्स इफेक्ट। थर्ड वन दैट इज द रे सिंड्रोम। ओके, थर्ड वन इज द रे सिंड्रोम, या आप बोल सकते हैं थर्ड वन इज द हीमोलिटिक एनीमिया। कैसे करते हैं हमारी एनसेड्स? कुछ पेशेंट्स में ना 6-GPD की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। पर्सन्स हैविंग 6-GPD डेफिशिएंसी उन पेशेंट्स में ये जो ड्रग है हीमोलिटिक एनीमिया क्रिएट करती है, ठीक है। NSAIDs create hemolytic anemia,
अगर आप लोगों को इसको डिटेल में समझना है कि कैसे एनसेड्स या हीमोलिटिक एनीमिया क्रिएट कर रही है, तो इसको मैं डिटेल में समझा सकती हूँ, क्योंकि ये इट सेल्फ 15 मिनट्स का टॉपिक है। डिटेल में मैंने जस्ट जनरली आप लोगों को समझने के लिए लिखा है कि कुछ पेशेंट्स में 6-GPD की जिनमें डेफिशिएंसी होती है, या एक तरह के ये एक एंजाइम है जो आरबीसीज के ऊपर पाया जाता है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स का नहीं, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। तो जिनके अंदर ये एंजाइम कम होगा या ये फैक्टर कम होता है, उनके अंदर ये एस्पिरिन और हीमोलिटिक एनीमिया क्रिएट करता है। ठीक है, जनरली बात ये है। फोर्थ आता है हमारा रे सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम, एनसेड्स हमारी रे सिंड्रोम करती हैं। रे सिंड्रोम का मतलब क्या है कि ये बेसिकली चिल्ड्रंस के लिए है, जिन चिल्ड्रंस को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो उन चिल्ड्रंस को अगर हम ये एनसेड्स देते हैं तो उनके जो हिपैटिक या बोल सके लीवर डिसफंक्शन क्रिएट हो सकता है। मतलब जिन चिल्ड्रंस को पहले से ही वायरल इन्फेक्शन है, उनको हम एनसेड्स अगर देंगे तो उनका हिपैटिक या जो लीवर है वो लीवर डैमेज हो सकता है, या आप बोल सके लीवर डिसफंक्शनिंग हो सकती है। ठीक है, तो लीवर को काफ़ी इफेक्ट पहुंच सकता है। सो इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं रे सिंड्रोम, राइट। सो दिस कंडीशन इज बेसिकली फॉर द चिल्ड्रंस हैविंग वायरल इन्फेक्शन बिफोर। ओके, सो ड्रग्स of NSAIDs cause Reye syndrome in children due to hepatic dysfunction. तो जिन पेशेंट या जिन चिल्ड्रंस को या जिन बच्चों को पहले से ही वायरल इन्फेक्शन है, चिकन पॉक्स हो रखा है, तो उन पेशेंट्स को कभी भी हम एनसेड्स नहीं देंगे। रे सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं और उनके लीवर का डिसफंक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं, बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि लीवर इन्फिल्ट्रेशन होता है। डिसफंक्शन भी क्या बोलो, लीवर इन्फिल्ट्रेशन होता है। लीवर इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है कि जो बच्चों का लीवर होता है वो उस कंडीशन में इस ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। इस सिंपल सी बात ये है। बच्चों का जो लीवर है, इस वायरल इन्फेक्शन की कंडीशन में अगर हम उनको एनसेड्स दे रहे हैं, कुछ एनसेड्स, सारी नहीं, कुछ एनसेड्स अगर हम दे रहे हैं, तो उनका लीवर उन ड्रग्स को मेटाबोलाइज फास्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो आप बोल सकते लीवर डिसफंक्शन हो सकता है। क्रोनिक यूज में भी, क्रोनिक यूज बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज करने पे, राइट, उसी को हम बोल रहे हैं हिपैटिक डिसफंक्शन। फिफ्थ आता है हमारा क्या, ब्लीडिंग। फिफ्थ हमारा एडवर्स इफेक्ट है ब्लीडिंग। अब ये जो ड्रग्स हैं ये ब्लीडिंग करती हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ड्रग्स है ना, ये एंटी प्लेटलेट इफेक्ट देती हैं। अगर आप लोगों को याद हो, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट मैंने क्या बताया था कि प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती हैं। यानी कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इनमें प्लेटलेट इकट्ठी हो गई हैं, राइट। और प्लेटलेट इकट्ठी क्यों होती हैं, ताकि वहाँ पे कोई भी क्लॉट हो गया हो या कोई भी वहाँ पे थक्का जम गया हो, मतलब कोई भी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, राइट। और एक चीज़ और है कि जब प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है तो वो बढ़ता ही जाता है। प्लेटलेट्स जितनी इकट्ठी वहाँ पे होती जाती है, वो और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करती जाती हैं वहाँ पे एग्रीगेशन को बढ़ाने के लिए। मतलब थोड़ा सा एग्रीगेशन अगर शुरू हो गया एक बार, तो एग्रीगेशन बढ़ता जाता है, राइट। एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होना। तो अब ये जो हमारी ड्रग्स हैं, ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती हैं, ठीक है, जिससे कि एग्रीगेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है और प्लेटलेट्स जो है वो इकट्ठी नहीं हो पाती। तो भाई कुछ कंडीशंस के लिए तो ये बेनिफिशियल है कि भाई अगर हम मान लो किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है इसकी वजह से, तो उस कंडीशन के लिए तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स को अगर हमें ब्लीडिंग स्टॉप करानी है हीमोरेज की कंडीशन में,
हीमोरेज, हीमोरेज मतलब ब्लीडिंग, ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द बॉडी। तो उस ब्लीडिंग की कंडीशन में हमें क्या करवाना है, ब्लड क्लॉट करवाना है, ताकि हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड का लॉस ना हो। तो ब्लड क्लॉट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या हमारी बॉडी क्या करती है ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए, प्लेटलेट एग्रीगेशन करती है। प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन यानी प्लेटलेट्स को इकट्ठा करेगी तभी तो वहाँ ब्लड क्लॉट होगा। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर या किसी पेशेंट से बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है और उसको हमें ब्लड क्लॉट कराना है, राइट, और उस कंडीशन में अगर हम एनसेड्स दे देते हैं, एनसेड्स, राइट, अब एनसेड्स तो हमारे प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकते हैं ना, तो क्या वो ब्लड क्लॉट होने देंगे, नहीं होने देंगे। सिंपल सी बात है कि जब वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोक रहे हैं तो ब्लड क्लॉटिंग को कैसे होने देंगे। सो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर किसी पर्सन को ब्लीडिंग होती है, ठीक है, या उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है जल्दी, या ब्लीडिंग हो रही है, हीमोरेज कंडीशन हो रही है, तो उस कंडीशन में उसको एस्प्रिन हम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि एस्प्रिन क्या करती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है, तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी या ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। मतलब इसको और सिंपल से हम समझते हैं, और सिंपल वे में समझ रहे हैं, ठीक है। ये एक पर्सन है, ठीक, इस पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए फॉर स्टॉप क्या करेंगे, क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है, हमारी बॉडी ब्लड क्लॉटिंग करती है, ठीक है। एनसेड्स जनरली क्या करती हैं, जनरल मैकेनिज्म ब्लॉक प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती हैं, यानी कि ये ब्लीडिंग करवाती हैं, ठीक। तो एनसेड्स ब्लीडिंग करवा रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमको ब्लीडिंग रोकनी है, तो इस तरीके के पेशेंट्स को हम कभी भी एनसेड्स नहीं देंगे, और इस तरह के पेशेंट्स को अगर दे दिया तो उसका ब्लड स्टॉप नहीं होगा, खासकर एस्प्रिन नहीं दी जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एनसेड्स इज हैव एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, राइट, और डज नॉट बोल सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड इन ब्लीडिंग। कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको ब्लीडिंग, एनसेड्स की कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको ब्लीडिंग में प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, दैट इज द आंसर ऑफ एस्प्रिन, ठीक है। और अगर हम एनसेड्स दे भी रहे हैं तो उसके साथ में हम विटामिन के भी देते हैं कि भाई ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, राइट। सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ ब्लीडिंग। नेक्स्ट है हमारा, ब्लीडिंग हमने समझ लिया, अब आता है हमारा 6, दैट इज द प्रेगनेंसी में इसका क्या रोल है। प्रेगनेंसी में जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरल मैं आपको बता रही हूँ, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है, और ये इसीलिए प्रोस्टाग्लैंडिन की जो ड्रग्स आती हैं, मिसोप्रोस्टोल, या तो ये जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली क्या करती हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं और एबॉर्शन करती हैं, राइट, क्योंकि एबॉर्शन में क्या, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है, फीटस जो है वो एबॉर्ट हो जाएगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करवा रही है, लेकिन जब डिलीवरी होनी होती है, डिलीवरी ऑफ फीटस, तो उस कंडीशन में यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन भी ज़रूरी होगा, ताकि जो फीटस है या जो भी बेबी है वो आपका बॉडी से बाहर आने के लिए, राइट, तो उस कंडीशन में यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम एनसेड्स देंगे और एनसेड्स हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करेंगी तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो लेबर है वो बढ़ जाएगा। लेबर इन द सेंस, या आप बोल सकते हैं लेबर टाइम, ठीक है, मतलब जो डिलीवरी टाइम है, जो लेबर टाइम है वो बढ़ जाएगा बेसिकली। तो इस कंडीशन में हम एनसेड्स नहीं प्रिस्क्राइब करते, क्योंकि ये ड्रग्स क्या करती हैं, लेबर टाइम को डिले कर देती हैं, क्योंकि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो लेबर पेन इंड्यूस नहीं होगा, लेबर टाइम बढ़ जाएगा, डिले हो जाएगा,
ठीक है। सो दीज ड्रग्स एक्ट ऑन द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड इनहिबिट द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो इसको हम समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। These drugs delay the onset of labor by blocking prostaglandin which is responsible for labor contraction, ठीक है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में हम एनसेड्स को प्रिफर नहीं करते हैं, और देते भी हैं तो सेफ एनसेड्स दी जाती हैं, ठीक है। ये हमारा एनसेड्स खत्म हुआ। हमने इसका क्लासिफिकेशन, इसका मैकेनिज्म, इसका यूजेस और इसका एडवर्स इफेक्ट। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब सीएनएस हम शुरू करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी टॉपिक्स हमारे होंगे, जनरल एनेस्थीसिया, सिडेटिव, हिप्नोटिक्स और आपके एंटी एंजाइटी, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, हम सारा एक एक करके हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।